अब हम लोग हीट ऑफ फॉर्मेशन पे एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो ये न्यूमेरिकल है, फ्रॉम द फॉलोइंग थर्मोकेमिकल इक्वेशन कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ केन शुगर। तो हमें केन शुगर का फॉर्मेशन निकालना है। तो देखो, इसको करने के कई तरीके हो सकते हैं। मैं आपको सबसे सिंपल और बेस्ट मेथड बताने जा रहा हूँ। तो हमें क्या चाहिए, केन शुगर का हेट ऑफ फॉर्मेशन चाहिए। तो देखो क्या होगा, तो आपका जैसे यहाँ पे केन शुगर को फॉर्म करना है, तो केन शुगर क्या होगा, C12H22 और O11। तो हमें केन शुगर को फॉर्म करना था। अब आपको ये मैंने कहा था कि जब भी फॉर्मेशन निकालना होगा तो रिएक्टेंट में सिर्फ क्या होना चाहिए, एलिमेंट। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो कितना होना चाहिए, 12 कार्बन होना चाहिए, और प्लस क्या होगा 11 हाइड्रोजन होना चाहिए, और प्लस क्या होना चाहिए 11/2 ऑक्सीजन होना चाहिए। तो ये जो होगा ये आपका होगा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ केन शुगर। अगर हम इन तीनों रिएक्शन को ऐसा अरेंज करें कि ये रिएक्शन आ जाए तो हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो देखो यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 12। तो हमें 12 कार्बन चाहिए। तो अगर हम लोग इस रिएक्शन को 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो सही रहेगा। तो हम लोग उसको 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 12 कार्बन प्लस 12 ऑक्सीजन, इससे बनेगा 12 CO2। अब आपको मैंने हेस लॉ में बताया था कि अगर आप किसी भी रिएक्शन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो हीट भी उससे नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसलिए इसका डेल्टा एच हो जाएगा 12 इंटू -390 किलो जूल पर मोल। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना चाहिए था, 11। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको भी 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या होगा 11H2 प्लस क्या होगा हाफ O2, और नहीं सॉरी 11 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा 11/2 O2। इससे क्या बनेगा 11H2O, और जो हीट होगा वो भी क्या होगा 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 11 इंटू -285। अब हमें देखो सुक्रोज जो है, सुक्रोज वो प्रोडक्ट में चाहिए, और यहाँ पे सुक्रोज कहाँ दिया रिएक्टेंट में, तो इसको उल्टा कर देते हैं। तो जैसे आप उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा 12 CO2 प्लस 11H2O, और इससे क्या बनेगा, इससे आपके पास क्या बनेगा, इससे आपके पास बनेगा C12H22O11 प्लस 12O2। तो अब जब आपने इसको उल्टा किया तो हीट माइनस की जगह इसका हो जाएगा डेल्टा प्लस, तो ये हो जाएगा +5650। अब आप देखो इन तीनों रिएक्शन को अगर आप ऐड करोगे तो हमारे पास यही रिएक्शन आएगा जो होता है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सुक्रोज। तो देखो ऐड करने से CO2 कट जाएगा, वाटर से वाटर कट जाएगा, 12 ऑक्सीजन से 12 ऑक्सीजन भी कट जाएगा, वही बचेगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 12 इंटू -390 प्लस ये आपका पहला वाला, सेकेंड वाला क्या होगा 11, और ये होगा मल्टीप्लाई करेंगे इसको -285 से, और लास्ट वाली वैल्यू तो प्लस है, तो ये होगा 5650। आप इसको ऐड कर दोगे तो आ जाएगा हमारा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सुक्रोज। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या करना होता है। तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें जैसे जिसका फॉर्मेशन पूछा है तो वो रिएक्शन लिख लो, और गिवन इन्फॉर्मेशन को आप ऐसा अरेंज करो कि वो रिएक्शन आ जाए, और अरेंज करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे कार्बन हमें चाहिए रिएक्टेंट में तो उसको रिएक्टेंट साइड लेना था, हाइड्रोजन चाहिए रिएक्टेंट में, हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड लेना था, ये चाहिए था प्रोडक्ट में, तो मैंने इसको पलट दिया बस। और बस तीनों को ऐड करते ही हमारा जो आंसर होगा वो आपके पास आ जाएगा। तो ये हम लोगों ने इन तीनों को रिएक्शन को मिलाकर सॉल्व किया, और हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया आपका हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ केन शुगर। तो हम लोगों ने हीट ऑफ फॉर्मेशन पढ़ लिया। अब हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे इसमें एक टर्म करते हैं जिसका नाम है बॉर्न हेबर साइकिल। तो ये टर्म इवन आप लोगों को पता भी होगा, तो हम लोग एक बार इसको दोबारा कर लेते हैं। तो हम लोग एक टर्म करते हैं जिसका नाम है आपके पास बॉर्न हेबर साइकिल। तो देखो क्या होता है बॉर्न हेबर साइकिल। बॉर्न हेबर साइकिल का मेन पर्पस होता है लैटिस एनर्जी को निकालना। क्या निकालने का पर्पस होता है, इसका मेन पर्पस है लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करना। अब क्वेश्चन ये आता है कि लैटिस एनर्जी होता क्या है। देखो लैटिस एनर्जी को डिफाइन करने के दो तरीके हैं। अगर आपके पास एक गैसियस कटायन है और एक गैसियस अनायन है, अगर आप दोनों को मिला दो और एक सॉलिड बनाओ
तो जो भी एनर्जी रिलीज होगा वो आपके पास कहलाएगा लैटिस एनर्जी। एक बात केमिस्ट्री में हमेशा याद रखना है, जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा एनर्जी हमेशा रिलीज होगी, और जब भी आप बॉन्ड ब्रेक करोगे, कोई भी बॉन्ड ब्रेक करोगे, तो एनर्जी आपको हमेशा देना पड़ेगा। तो अगर आप एक गैसेस कैटायन को और गैसेस एनायन को मिलाओगे और एक सॉलिड बनाओगे, तो जो भी एनर्जी रिलीज होगा दैट इज लैटिस एनर्जी। या इसका रिवर्स करते हैं, अगर आपके पास एक सॉलिड है और अगर आप इसको तोड़ देते हो गैसेस कैटायन और अनायन में, तो इसको तोड़ने में जो भी एनर्जी लगेगा वो होता है लैटिस एनर्जी। दोनों डेफिनेशन है। अगर आपसे पूछे कि दोनों में से ज़्यादा बेटर डेफिनेशन कौन सा है या फिर दोनों में से मतलब सही कौन सा है, तो नीचे वाला है। मीन्स होता क्या लैटिस एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर टू ब्रेक आयनिक सॉलिड इनटू गैसियस कैटायन एंड अनायन। समझ में आया? ये एनर्जी है जो हमें लगता है टू ब्रेक सॉलिड आयनिक सॉलिड इनटू गैसियस कैटायन एंड अनायन। तो गैसेस कैटायन और अनायन में तोड़ने में आपको ध्यान रखना है कि सॉलिड को तोड़ना है कैटायन और अनायन में, कैटायन और अनायन गैस में लेने हैं। तो जो एनर्जी लगता है कैटायन और अनायन को बनाने में, तो वो आपके पास कहलाता है लैटिस एनर्जी। अब बॉर्न हेबर साइकिल का जैसा मैंने आपको बताया मेन पर्पस क्या होता है, बॉर्न हेबर साइकिल का मेन पर्पस है आपका लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करना। ये कुछ लोगों को केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ाया जाता है, तो देखते हैं कि कैसे निकलेगा। तो देखो लैटिस एनर्जी को समझने के लिए या फिर इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कुछ एक एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल ले लेते हैं आपके पास जैसे KCl। तो देखते हैं KCl कैसे बनता है। तो देखो KCl में जो पोटेशियम है वो क्या होता है सॉलिड फॉर्म में। तो आप देखो क्या होगा, पोटेशियम सॉलिड को सबसे पहले कन्वर्ट करना होगा पोटेशियम गैस में। तो जो भी एनर्जी लगेगा ये कहलाएगा डेल्टा एस सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब आपको पता होगा सॉलिड को गैस कन्वर्ट करने मतलब गैस में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी लगता है। अब ये जो है गैस आपका बन गया है, तो हमें कैटायन चाहिए होता है लैटिस एनर्जी के लिए, तो इससे इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या कहलाएगा डेल्टा एच आयनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना क्या कहलाता है आयनाइजेशन एनर्जी। ये आपके पास लिखा है आयनाइजेशन एनर्जी। तो इससे क्या बन गया K पॉजिटिव आपके पास फॉर्म हो गया। अब हम लोग सेम रिपीट करते हैं क्लोरीन के लिए। देखो Cl2 होता है मॉलिक्यूल, आप इसको ब्रेक करके क्या बनाओगे 2Cl। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl2। पर हमें एग्जाम्पल में कितना क्लोरीन चाहिए था, सिर्फ आपका एक क्लोरीन चाहिए। तो हम लोग इसको क्या करेंगे हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा 1। और आपको पता है अगर आप किसी भी रिएक्शन को किसी भी फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो एनर्जी भी उससे मल्टीप्लाई होता है। तो इसलिए ये हो जाएगा आपके पास बॉन्ड एनर्जी बाई 2, ये आपका होगा डेल्टा एच, इस रिएक्शन का डेल्टा एच। फिर अब आपके पास क्या होगा, जब Cl बन गया, Cl तो गैस ही होगा, तो अब आपको इसको इलेक्ट्रॉन देना होगा। तो इलेक्ट्रॉन देने का मतलब आपके पास होगा इसमें इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग बोलेंगे आपके पास ये होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ये होगा डेल्टा एच आपके पास ये, और ये आपके पास फिर इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा इसको, तो बनेगा Cl माइनस, और ये आपके पास आएगा Cl माइनस। अब जब कैटायन को और अनायन को मिलाओगे तो उस केस में क्या बनेगा KCl। तो जब कैटायन और अनायन को मिलाओगे सॉलिड बनेगा, तो जो भी एनर्जी रिलीज होता है जब आप कैटायन और अनायन को मिलाओगे तो जो भी एनर्जी रिलीज होगा वो होगा लैटिस एनर्जी। ठीक है, ये होता है लैटिस एनर्जी। अब मैं कुछ बातें आपको बताने जा रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। देखो सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अलग टर्म होता है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक अलग टर्म होता है। तो ध्यान क्या रखना है कि देखो जब भी इलेक्ट्रॉन दोगे तो एनर्जी रिलीज होगा, तो आपको ये नहीं सोचना कि सिर्फ प्लस लेना है कि माइनस लेना है, ऑटोमेटिक इन्फॉर्मेशन माइनस दिया रहेगा, आपको कुछ नहीं करना है। तो एक बात ध्यान रखना है कि डेल्टा एच जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, ये आपके पास होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ये जो होता है ये माइनस टाइम ध्यान रखना है, ये होता है, ये का मतलब होता है आपके पास ये होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी।
और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बताता है टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट टूवर्ड द इलेक्ट्रॉन। तो वो टेंडेंसी बताता है किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन के टूवर्ड अट्रैक्ट होने की। तो ये वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव होता है, पर क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन दोगे एनर्जी रिलीज होने वाला है तो उसको माइनस बनाने के लिए आगे माइनस लिखते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है वो माइनस टाइम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। दोनों चीजें सेम नहीं है, आप लोगों ने दोनों टर्म सुना होगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जब माइनस टाइम लोगे तो आता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब आपके पास देखो क्या होगा, ये जो हम लोग लिखेंगे इसमें डेल्टा एच ओवरऑल, ये सबको मिला के क्या है? तो देखो सबसे पहले आपने सब्लिमेशन किया तो होगा डेल्टा एच सब्लिमेशन, किसका भाई? पोटेशियम का किया। प्लस फिर क्या होगा आपके पास, इसको आयनाइज किया तो क्या होगा? डेल्टा एच आयनाइजेशन, ये आपके पास हुआ। अब उसके बाद आपने ये बॉन्ड तोड़ा तो ये ध्यान रखना ये होगा बॉन्ड एनर्जी, और जो लग रहा था बाई 2 किसका? Cl2 का। तो बॉन्ड तोड़ने में जितना एनर्जी लगेगा उसका हाफ लेना है, क्यों? क्योंकि हमें एक ही क्लोरीन एटम की जरूरत थी। अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो रहा है, तो अब वैसे आप इसको बस प्लस लिखो, प्लस लिख दो डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब ये ऑलरेडी न्यूमेरिकल में माइनस साइन के साथ दिया रहेगा, तो आपको बस वैल्यू को पुट करना है। आपको प्लस माइनस नहीं सोचना, आपको बस सारी वैल्यू को ऐड करना होता है। न्यूमेरिकल में खुद ही प्लस माइनस दिया रहता है। अब जब कैटायन और एनायन को मिलाओगे तब जाके बनेगा केसीएल। तो सबसे लास्ट में आएगा डेल्टा एच लैटिस एनर्जी, ये आपके पास होगा। अब आप जब सारे एनर्जी को ऐड कर दोगे तो आपके पास ओवरऑल एनर्जी आ जाएगा। तो ये आपके पास ये जो हमने लिखा है यही होता है आपके पास बॉर्न हेबर साइकिल। बॉर्न हेबर साइकिल के केस में देखो क्या होता है, यहाँ नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली आपको डेल्टा एच ओवरऑल दिया रहता है, बाकी सारा वैल्यू गिवन होगा और आपसे लेटेस्ट एनर्जी पूछेगा। तो आप इस फॉर्मूले में रख के सॉल्व कर सकते हो, बहुत सिंपल सा ही है। तो बॉर्न हेबर साइकिल पे क्या है कि हम लोग कोई न्यूमेरिकल नहीं कर रहे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जेईई में, ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बस आपको पता होना चाहिए। तो हम लोग इस पे कोई भी न्यूमेरिकल नहीं कर रहे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे एक हीट पढ़ते हैं जिसका नाम है आपके पास हीट ऑफ कंबसन। हीट ऑफ कंबसन, हीट ऑफ कंबसन समझते हैं क्या होता है? देखो जितने भी हीट हम लोग पढ़ रहे स्पेशल हीट, उनका एग्जैक्ट डेफिनेशन पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं पता है तो आप इसका न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर पाओगे। और बहुत सिंपल सेक्शन है ये, और जैसा मैंने कहा जेईई मेन और नीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि होता क्या है। तो देखो हीट ऑफ कंबसन का मतलब क्या है, अगर आपके पास 1 मोल सब्सटेंस है और आप उसका रिएक्शन कराते हो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कम नहीं होना चाहिए, और उससे फॉर्म करते हो स्टेबल प्रोडक्ट, तो जो भी हीट रिलीज होगा वो कहलाएगा हीट ऑफ कंबसन। ये ध्यान रखना, हीट रिलीज मैंने बोला है, मतलब कि जहाँ पे प्रोसेस या रिएक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक होगा। ये बात जैसे हीट ऑफ फॉर्मेशन में मैंने बोला था हीट रिलीज और एब्जॉर्ब, पर यहाँ मैंने बोला हीट रिलीज, तो यहाँ पे हीट रिलीज ही होने वाला, ये एक्सोथर्मिक होगा। तो क्या होता है आपके पास, ये होता है अमाउंट ऑफ हीट रिलीज when 1 mole, ये ध्यान रखना 1 mole है ना, when 1 mole substance reacts with sufficient amount of oxygen and form stable प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट कैसा बनता है? स्टेबल। तो जो भी हीट रिलीज होगा वो आपके पास क्या कहलाएगा? हीट ऑफ कंबसन। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। इसमें ध्यान क्या रखना, हीट रिलीज होना चाहिए, कितना लेना है? 1 मोल लेना है, और प्रोडक्ट जो बनेगा स्टेबल ही होना चाहिए। मीन्स जैसे मान लो कि आपको एग्जाम्पल समझते हैं, मान लो कार्बन प्लस O2 से आपने करवा के बना दिया CO, और बोलो ये है हीट ऑफ कंबसन ऑफ कार्बन। नहीं, ये हीट ऑफ कंबसन ऑफ कार्बन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो अनस्टेबल है। तो अगर आपको कार्बन का कंबसन करवाना है, ऑक्सीजन बोला सफिशिएंट लेना है, ऐसा नहीं कि कुछ कंजूसी नहीं करनी, इनफ ऑक्सीजन लेना है। तो इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा CO2। अब यहाँ प्रोडक्ट देखो स्टेबल है, तो ये कहलाएगा हीट ऑफ कंबसन ऑफ कार्बन। तो अगर आप 1 मोल का रिएक्शन कराओगे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ,
तो जो प्रोडक्ट बनेगा स्टेबल होना चाहिए, तो जो भी हीट रिलीज होगा वो कहलाएगा हीट ऑफ कंबशन। जैसे हम लोग किसी के एग्जांपल लेते मानते हैं बेंजीन C6H6, इसका रिएक्शन ऑक्सीजन से करना है। आपको पता होगा जब भी किसी हाइड्रोकार्बन के रिएक्शन ऑक्सीजन से होता है तो प्रोडक्ट होता है CO2 प्लस H2, दोनों बहुत स्टेबल होते हैं। तो क्या बनेगा CO2 प्लस H2। ठीक है, ध्यान रखना बैलेंस करना चाहते हैं 6 और ये 6 और ये आपके पास कितना हो जाएगा 15/2, ये इसका बैलेंस रिएक्शन है। तो ये याद रखना है कि जब कंबशन कराते हैं तो जो प्रोडक्ट जो होता है वो स्टेबल होना जरूरी है। अगर स्टेबल प्रोडक्ट नहीं बनना है तो वो हीट ऑफ कंबशन नहीं कहलाएगा। अब कंबशन के लिए मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ जो पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। जब भी आप कंबशन करोगे तो हमेशा हीट रिलीज होगा। अगर आप किसी भी एलिमेंट का कंबशन करते हो, चाहे आयरन है, चाहे वो हाइड्रोजन है, चाहे वो आपको सोडियम है, किसी भी एलिमेंट का अगर आप कंबशन करोगे तो हमेशा हीट रिलीज होगा। पर दो एलिमेंट के केस में क्या होता है, हीट रिलीज नहीं होता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि उनका कंबशन नहीं होता है, या जैसे कंबशन कराओगे तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, हीट तो रिलीज होता ही नहीं। तो वो दो एलिमेंट कौन कौन से हैं? तो पहला आपके पास है नाइट्रोजन गैस। तो देखो नाइट्रोजन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो इसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आप नाइट्रोजन के रिएक्शन अगर आप ऑक्सीजन से करते हो तो बनता है NO। पर आप लोगों ने शायद से ये पढ़ा होगा या आपको पता होगा कि ये रिएक्शन मिनिमम 1500 डिग्री पे होता है, या कई बार तो बुक में 2000 डिग्री दिया होता है, उसके नीचे होता ही नहीं। ट्रिपल बॉन्ड है, इसको तोड़ना बहुत डिफिकल्ट है ये। तो नाइट्रोजन का कंबशन नहीं होता है। तो इसमें जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो आपका हीट रिलीज नहीं होता, उल्टा आपको देना पड़ता है। देखो कंबशन का मतलब होता है हीट रिलीज, अगर हीट देना पड़ा तो कंबशन नहीं कहलाएगा। तो आप क्या बोलोगे, नाइट्रोजन का कंबशन नहीं होता है। मीन्स नाइट्रोजन का रिएक्शन अगर आप ऑक्सीजन के साथ करोगे तो NO बनता है, पर बहुत हाई टेम्परेचर पे बनता है, नियरली 1500 डिग्री या 2000 डिग्री पे। तो प्रोसेस हाईली एंडोथर्मिक, इसलिए उसको कंबशन नहीं बोलते। दूसरा आपके पास देखो पीरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, पर एक एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उससे ज्यादा है, तो वह फ्लोरीन। अगर आप फ्लोरीन और ऑक्सीजन के रिएक्शन कराते हैं तो बनता OF2, जो हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। तो इस केस में भी आपको एनर्जी देना पड़ता है। तो आपको याद क्या रखना है कि नाइट्रोजन और फ्लोरीन का कंबशन नहीं होता है और बाकी सारे एलिमेंट का कंबशन होता है। कंबशन का मतलब होता है हीट रिलीज होता है। तो अगर आप इन दोनों के अलावा बाकी किसी एलिमेंट का रिएक्शन अगर आप ऑक्सीजन के साथ करते हो तो उस केस में क्या होता है, ऑलवेज हीट रिलीज होता है। पर इन दोनों के केस में क्या होता है, आपका हीट रिलीज नहीं होता है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है।